Hi, I myself R.K. Dubey and you are watching my channel R.K. Lavadi. You are most welcome in my channel. जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने सेंटेंस पढ़ाया था और आप लोगों का खूब अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बच्चे ढेरों सारा बच्चों को जोड़ रहे हैं और हमारी सब्सक्राइबर संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा एक मोटो है कि मैं सिखाऊंगा और आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम अपने वीडियो को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और सेंटेंस से आगे मूव करेंगे और हम टाइम एंड टेंस देखेंगे। देखिए, सेंटेंस वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि हम बोलते हैं यानी एक दूसरे से जब अपनी बातों को रखते हैं तो 5 प्रकार से रखते हैं। या तो हम किसी से कुछ कहते हैं, या तो हम किसी से कुछ पूछते हैं, या तो हम किसी को कुछ करने को कहते हैं, या तो हम किसी को इच्छा प्रकट करते हैं किसी के सामने, या तो हम अपने हृदय की भावनाओं को रखते हैं यानी हृदय में उठने वाली तीव्र भावनाओं को रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी से कुछ कहते और किसी से कुछ बताते थे तो हम इसको 2 प्रकार से कह सकते थे, या तो स्वीकार करके या तो अस्वीकार करके। पिछले वीडियो में सेंटेंस वाले में मैंने बता रखा है, आप जाकर देख भी सकते हैं। तो वहां मैंने बताया था कि जब हम किसी से कुछ कहते हैं, किसी को कुछ बताते हैं तो उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, और जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और जब हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए यानी इच्छा प्रकट करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, और जब हम जो चीज की घटित होने की आशा नहीं रहती है वही चीज घटित होती है यानी हम अब किसी विस्मय प्रकट करते हैं उसे हम कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। यानी इस तरह से हमने देखा था कि हम 5 प्रकार से बातें करते हैं यानी वाक्य 5 प्रकार से होते हैं यानी अपने जीवन में जैसा करते हैं। तो अब वो टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं, उसके आगे बढ़ेंगे, टेंस सीखेंगे, लेकिन टेंस को हम टाइम एंड टेंस के रूप में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उन सारी चीजों को पढ़ने से पहले थोड़ा मैं एक जगह आपको ले चलने की कोशिश कर रहा हूं, एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको टाइम एंड टेंस समझ में आ जाए। तो धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर मैंने सेंटेंसेस पहले से लिख कर रखे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे के सामने कहा कि राहुल गाना गाता है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान काल में इस समय भी राहुल के द्वारा गाना गाया जाता है। राहुल गाना गाता है यानी गाना गाने से संन्यास नहीं लिया है, यानी आज भी राहुल गाना गाता है। इसका मतलब यह है कि यह जो गाना गाने की कार्य हो रहे हैं यानी गाना गाने की जो क्रिया हो रही है वह वर्तमान काल में हो रही है यानी प्रेजेंट में हो रही है, वर्तमान में हो रही है। तो इसका मतलब यह गाना गाना उसका वर्तमान काल में चल रहा है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें निकल कर आ रही है। राहुल गाना गाता है, इसका मतलब एक तो गाना गाने की क्रिया के बारे में बात की जा रही है यानी वर्ब के बारे में, देखिए यानी क्रिया के बारे में, और एक गाना गाता है इसका मतलब वर्तमान में गाता है, एक आपका टाइम के बारे में बात की जा रही है यानी वर्ब और टाइम। दूसरा देखिए, राहुल गाना गाता था, इसका मतलब यह है कि इस समय नहीं गाता है, बीते हुए समयों में क्या करता था, गाना गाता था यानी उसके द्वारा गाना गाने की क्रिया बीते हुए समयों में चलती थी। राहुल गाना गाता था, इसका मतलब अब छोड़ दिया है, अब नहीं गाता है। पहले गाता था, अब नहीं गाता है, इसका मतलब बीते समयों में यह काम हो रहा है यानी पुनः टाइम मिला, और यह टाइम मिला पास्ट यानी बीता हुआ समय, टाइम पुनः मिला और कार्य पुनः मिला। यानी राहुल गाना गाता था यानी जब सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो इसमें स्पष्ट हो रहा है कि राहुल के द्वारा गाना गाने की क्रिया होती थी। इसका मतलब पुनः वर्ब मिला और पुनः हमें क्या मिला, टाइम, लेकिन इस बार प्रेजेंट टाइम न मिलकर पास्ट टाइम मिला। ऐसे भी बोला जा सकता है राहुल गाना गाएगा, इसका मतलब है कि वर्ब मिलेगा यानी कार्य होगा, लेकिन कब होगा, आने वाले समयों में, पुनः हमें मिला टाइम यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये हमारे टाइम मिला यानी क्रियाएं होंगी, लेकिन देखिएगा क्रियाओं के टाइम में डिफरेंस है। एक क्रिया प्रेजेंट में, दूसरी पास्ट में और तीसरी आने वाले समय में। इसका मतलब यह है कि दुनिया का कोई सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें कोई क्रिया ना हो, या जिसमें किसी चीज का होना न पाया जाए, या जिसमें किसी के अस्तित्व का बोध न हो। एक बार और सुनिएगा, दुनिया में कोई ऐसा सेंटेंस हो ही नहीं सकता है जिसमें कोई क्रिया न हो। जैसे मैंने कह दिया कि मीरा दौड़ रही है, एक सेंटेंस मैंने बोला, आपसे मैं बता रहा हूं कि मीरा दौड़ रही है, इसका मतलब यह है कि मीरा के द्वारा दौड़ने की क्रिया हो रही है। मैंने कह दिया कि मीरा एक लड़की है, तो आप कहेंगे इसमें कौन सी क्रिया है, सेंटेंस तो है, लेकिन
मीरा के लड़की होने की बात है, यहाँ होना ही क्रिया है, यानी यह उसका स्टेट है। मैंने कह दिया कि इस कमरे में ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब यह है कि इस कमरे में ऑक्सीजन के होने की क्रिया हो रही है। तो ध्यान से समझने की बात है, दुनिया में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें क्रिया न हो, और इसलिए टाइम एंड टेंस पढ़ने से पहले ये ध्यान दीजिएगा, हमें वर्ब पर बात करना है, क्रिया पर बात करना है, ठीक है ना। तो मैंने आगे लिख रखा है कि क्रिया होती क्या है, अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन ये देखिए कि कोई भी सेंटेंस होगा दुनिया में बिना क्रिया के नहीं होगा, और जाहिर सी बात है दुनिया में कोई भी क्रिया होगी तो वो तो किसी न किसी समय में ही होगी, या तो इसी समय, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरे द्वारा वर्तमान में पढ़ने की क्रिया हो रही है, और आपके द्वारा अपने मोबाइल फोन में पढ़ने की क्रिया हो रही है, मेरे द्वारा पढ़ाने की क्रिया हो रही है, आपके द्वारा पढ़ने की, यानी ये क्रिया वर्तमान में हमारे आंखों के सामने चल रही है, और जो क्रिया हमारे आंखों के सामने चलती है वही हमारा वर्तमान है, और जो क्रिया हमारे या हमारे पूर्वजों के या किसी के भी आंखों के सामने हो चुकी है वो क्रिया हमारी पास्ट में है, और जो क्रिया हमारे या हमारे पूर्वजों के आने वाले समयों में हो, आने पूर्वजों के नहीं भैया, तो गलत हो गई, यानी जो क्रिया हमारे या हमारे वंशजों के आने वाले समयों में होगी तो वो क्रिया क्या हो जाएगी, फ्यूचर में चली जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें यह ध्यान देना है कि दुनिया में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता है जिसमें कोई क्रिया ना हो, और दूसरी बात ये समझ लेना है कि यदि कोई क्रिया होगी तो किसी न किसी समय में होगी। यानी दो चीजों को ध्यान में रखना है, वर्ब को और होने वाले टाइमिंग को। यानी जो क्रिया होगी वो किसी न किसी समय में होगी, बिना समय का तो हो ही नहीं सकता है। तो दो चीजों को अपने मन में बैठा लीजिए, इसी समय एकदम पिन कर लीजिए कि यदि कोई क्रिया होगी तो बिना किसी समय के तो नहीं होगी। जैसे मैं कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसी समय पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब समय दिया गया है। मैं पढ़ा रहा था तो इसका मतलब यह है कि बीते हुए समय में मेरे द्वारा पढ़ाने की क्रिया हुई, तो क्रिया और बीता हुआ समय। मैं पढ़ाऊंगा यानी आने वाले समयों में मेरे द्वारा ये क्रिया होगी, यानी आने वाला समय और क्रिया होगी। यानी समय और क्रिया के रिलेशन को जानना ही टाइम एंड टेंस का अध्ययन कहलाएगा, और इसको हम खूब बढ़िया से खूबसूरत ढंग से देखेंगे। यानी इस तरह से देखेंगे, आप वीडियो तो बहुत सारे देखे होंगे यूट्यूब पर, लेकिन मेरा दावा है मैं पढ़ाऊंगा और आप भूल नहीं पाएंगे। आइए देखिए एक एक करके। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम पढ़ने के क्रम में सेंटेंस पढ़ रहे थे तो जब हम किसी से कुछ कहते थे, किसी को कुछ बताते तो वो असर्टिव सेंटेंस होता था, लेकिन जब किसी से पूछ लेते थे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता था। जैसे क्या राहुल गाना गाता है, तो मैंने प्रश्न किया राहुल गाना गाओ, मैंने उसको आदेश दिया। ईश्वर करे कि राहुल अच्छा गाना गाए, ये मैं अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूं। अरे राहुल गायन में प्रथम पुरस्कार पा गया, इसका मतलब आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम 5 प्रकार से बोलना सीखे थे। तो आइए चलते हैं, हम अब टाइम एंड टेंस का अध्ययन करते हैं और आराम से करेंगे, आप देखते रहिएगा। 2 शब्द दिए गए हैं, एक तो पहला दिया गया है टाइम और दूसरा दिया गया है टेंस। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस? कुछ तो अंतर होगा, तभी तो उसने 2 शब्द बनाए, नहीं तो प्यारे लाल एक ही शब्द में क्यों नहीं वो निकाल देता ना। यानी आप अपने गांव के टीचर से पढ़ते हैं या बहुत सारे शहरों में भी टीचर पढ़ा देते हैं टेंस, कहते हैं टेंस पढ़ो। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, फिर कहते हैं इनके 4 रूप होते हैं, फिर कोई का ऐसा भी कह देता है कि टेंस 3 होते हैं, इनके 4 लड़के होते हैं। अरे धन्य है भैया विद्वान लोग, ऐसे नहीं। देखिए कैसे पढ़ना है आपको, टाइम एंड टेंस यानी समय और समयावधि। जो टेंस शब्द है वो टेम्पस, लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है इसका मतलब? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। यानी टेंस लैटिन भाषा के टेम्पस से निकला है, जिसका मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब समयावधि। क्या होता है? समयावधि। अब तो फिर आप कहेंगे फिर सर समय क्या है? तो आप स्वयं परिभाषित करिए व्हाट इज टाइम। सोचिए कि टाइम होता क्या है, तो आप सोचे अच्छा जो चल रहा था वो समय होता है। नहीं, जो चल रहा वो समय होता है। अरे नहीं, जो आएगा वो समय होगा। तो क्या यही समय होता है? हाँ यही समय होता है, लेकिन ये समय कब से चल रहा है और कब तक चला जाएगा, क्या आपको पता है? सोचिए। आप कहेंगे नहीं पता है। आपने कहा नहीं सर, हमने जियोग्राफी में पढ़ रखा है कि इतने 1000 साल पहले या करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो क्या उसके पहले समय नहीं था? यानी था।
यानी जब हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था। क्या मैंने पूछ दिया उसके पहले नहीं समय था? तो आप कहेंगे जरूर रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि हम नहीं जानते हैं कि यह समय कब से चला आ रहा है। अच्छा, तो हमने आपसे पूछा कि यह समय कब तक चला जाएगा, तो आप कहें कि नहीं मैं हूं, मेरा पुत्र होगा, पुत्र के पुत्र होंगे, पुत्र के पुत्र होंगे, पुत्र के पुत्र होंगे, पता नहीं कितने पुत्र होंगे। यानी ये पृथ्वी चलती ही जाएगी और यहाँ जीवन रहता ही जाएगा। यानी आने वाले समय कब तक चला जाएगा ये क्लियर नहीं है। इसका मतलब है कि समय को हम परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं। तो ये समय हुआ इनफाइनाइट यानी अनंत। क्या है? समय हमारा अनंत है। देखिए ये समय जो मान लीजिए आज की तारीख 17 फरवरी है, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं और इसके आगे आने वाला समय है ये पता नहीं कब तक चला जाएगा। और 17 के पहले जो हमारा समय बीत गया, ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो आज हमारा 17 तारीख है और ये वर्तमान है और ये समय हमारे आंखों के सामने चल रहा है। क्या चल रहा है? ये समय हमारे आंखों के सामने चल रहा है। तो जो समय हमारे आंखों के सामने चल रहा है यही तो है हमारा क्या? वर्तमान। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ये हमारा वर्तमान है। लेकिन क्या इस 17 फरवरी से पहले जो भी हमारे आंखों के सामने बीत गया है ये हमारा बीता हुआ समय है? अरे चलो हमारे नहीं बीता, हमारे पापा की आंखों के सामने बीता, तो वो भी तो बीता हुआ समय है उनके पापा के आगे। और जब हम बंदरों के रूप में थे, यानी जब मानव जंगलों में रहता था, तो भी तो एक समय था। तो यानी ये समय कब से चला आ रहा है हमें पता नहीं है। और चूंकि यह कब तक चला जाएगा यह भी पता नहीं है। इसका मतलब समय हमारा क्या है? इनफाइनाइट है, अनंत। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य तो क्रियाशील प्राणी है और इसकी क्रियाशीलता ने क्या किया? इसे समयबद्ध किया। और इसने क्या किया? समय को अपने हिसाब से 3 भागों में बांट दिया। मनुष्य ने कहा कि वह समय जो हमारे आंखों के सामने चल रहा है यह हमारा प्रेजेंट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट। वह समय जो हमारे या किसी की आंखों के सामने बीत गया है उसने कहा यह हमारा पास्ट होगा। क्या होगा? पास्ट होगा। तो ये वाला समय जो आंखों के सामने चल रहा है ये तो हो गया हमारा क्या? प्रेजेंट। क्या हो गया? प्रेजेंट। क्या हो गया? प्रेजेंट। ये समय जो हमारे आंखों या किसी के आंखों के सामने बीत गया ये हो गया हमारा पास्ट। और वो समय जो हमारे या किसी के सामने चल कर आएगा वो होगा हमारा फ्यूचर। इसका मतलब यह है कि जो समय अनंत था क्रियाशील मनुष्य ने उसको 3 भागों में बांट लिया। एक वो समय जो उसके आंखों के सामने चल रहा है, एक वो समय जो उसकी आंखों के सामने चल चुका है, एक वो समय जो आएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब हमने समय को तोड़ा तो यह अलग अलग पार्ट में यह अलग अलग पार्ट में बट गया। अब ध्यान दीजिएगा कि जब आपने समय को तोड़ा तो ये क्या हुआ? अलग अलग भागों में बट गया। ध्यान दीजिए यह एक हमारे पास सिक्क है, इसको मैं तोड़ रहा हूं, 3 भागों में तोड़ दिया। तो हुआ क्या? ये इस 3 पार्ट हो गए। इसके कुल कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। 1, 2 और 3 पार्ट हो गए। तो इसी तरह से जब इसको मैंने तोड़ा तो इसके तो पार्ट हुए, लेकिन समय को जब तोड़ा जाता है तो समय के पार्ट को पार्ट न कहकर पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। यानी समय के हिस्से को जब समय को तोड़ते हैं तो पार्ट नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह हो गया हमारा प्रेजेंट पीरियड। ये प्रेजेंट पीरियड ऑफ टाइम, यानी प्रेजेंट ये टाइम का हिस्सा तो है लेकिन प्रेजेंट पीरियड है। तो क्या हो गया? प्रेजेंट पीरियड ऑफ टाइम। प्रेजेंट पीरियड ऑफ टाइम। और ये हो गया फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, यानी फ्यूचर का पीरियड हो गया। और ये हो गया पास्ट का पीरियड टाइम। यानी आप देख रहे हैं कि ये है प्रेजेंट पीरियड ऑफ टाइम, ये है पास्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये है फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। और मैंने ऊपर बता रखा है पीरियड ऑफ टाइम का मतलब टेम्पस और टेम्पस का मतलब टेंस। तो इसका मतलब यह है जहां जहां पीरियड ऑफ टाइम लिखा गया है वहां वहां हम टेंस लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया ये प्रेजेंट पीरियड ऑफ टाइम, ये पास्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये हमारा फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। इन सब की जगहों पर हम टेंस लिखते हैं। यहां क्या लिखते हैं? टेंस लिखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस किस प्रकार से आया, यानी क्या डिफरेंस है टाइम एंड टेंस में।
टाइम का मतलब वो पूरा हिस्सा जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, और टेंस का मतलब स्पेशली वह हिस्सा जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, यानी या बीते हुए समय की, या तो वह समय जो हमारे आंखों के सामने चल रहा है, या तो वह समय जो हमारे आंखों के सामने आएगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि मनुष्य चूंकि क्रियाशील प्राणी है, और उसने क्या किया, अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप देने के लिए उसने उस समय को जो बहुत बड़ा था यानी अनंत था, उसको क्या कर लिया, 3 भागों में तोड़ दिया। क्लियर है? एक प्रेजेंट जो आंखों के सामने चल रहा है, एक जो बीत गया पास्ट, एक जो आएगा वो फ्यूचर। चूंकि इन तीनों समयों में मनुष्य क्या करता है, ये देखिए तीनों समय, एक तो मेरी बॉडी है, एक वो समय जो बीत गया, एक वो समय जो आएगा, इन तीनों समयों में मनुष्य क्रियाशील रहा है। तो जाहिर सी बात है बीते हुए समय में भी उसने कुछ कार्य किए हैं, इस समय भी कर रहा है और आने वाले समय में भी करेगा। इसका मतलब ये जानना जरूरी है कि अब क्रिया होती क्या है। तो जाहिर सी बात है समय को हमने तोड़ लिया 3 भागों में, अब हम क्रिया को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया यदि ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो वर्ब इज अ वर्ड। क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक शब्द है विच डिनोट्स एन एक्शन, जो एक्शन के बारे में बताता है। अब एक्शन क्या है? जैसे मैंने कह दिया राहुल दौड़ रहा है, तो दौड़ने का ऐसे ऐसे एक्शन होता है ना, यानी दौड़ने का एक्शन है। मैंने कह दिया मैं तुम्हें पीट रहा हूं, तो पीटने का एक्शन ऐसे ऐसे होता है ना, तो ध्यान दीजिए ये एक्शन है। मैंने कह दिया कि वह खाना खा रहा है, तो खाना खाने का एक्शन ऐसे होता है क्या? नहीं, ऐसे होता है। ठीक है ना? तो हर एक क्रिया जो होती है उसके साथ एक्शन जुड़ा होता है। तो वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक शब्द है विच डिनोट्स एन एक्शन, जो किसी एक्शन को डिनोट करता है। नॉट ओनली एन एक्शन, केवल एक्शन को ही नहीं डिनोट करता है। वर्ब डिनोट्स स्टेटस, एग्जिस्टेंस, यह स्टेटस को भी बताता है, एग्जिस्टेंस को भी बताता है। क्या होता है स्टेटस? स्टेटस का मतलब ये होता है आप हैं क्या, हम हैं क्या, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो चीज है क्या, वही उसकी स्टेटस है। जैसे मैंने कह दिया नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसका मतलब यह है उनका स्टेटस प्रधानमंत्री वाला है। क्लियर? अच्छा भैया, यदि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनका स्टेटस है, तो आप कहेंगे स्टेटस कैसे क्रिया हो गई? भैया ये बताइए कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री वाला कमवा आपके पप्पा करते हैं क्या? यानी करते तो नरेंद्र मोदी है ना, तो जो जिसको स्टेटस मिल जाता है वह वैसी क्रिया करता है, इसलिए वो स्टेटस मिलता है। मैं एक अध्यापक हूं, तो अध्यापन का कार्य करता हूं, पढ़ाने की क्रिया करता हूं, इसलिए अध्यापक हूं। मैंने कह दिया मेरे पिताजी एक किसान है, एक बिजनेसमैन है, तो इसका मतलब यह है कि वो किसानी, खेती की क्रिया करते हैं, बिजनेस की क्रिया करते हैं, इसलिए वो किसान है या बिजनेसमैन है। मैंने कह दिया आप एक डॉक्टर हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये डॉक्टर का जो स्टेटस मिला है आपको, क्या फोकट में मिल गया है? क्या आप गली गली चौराहे चौराहे चौराहाबाजी करते हैं इसलिए मिल गया? नहीं, क्योंकि आप डॉक्टरी की क्रिया करते हैं, इसलिए आपको स्टेटस डॉक्टर का मिला है। यानी जो आप होते हैं, जैसी आप क्रिया करते हैं वैसा स्टेटस मिल जाता है, इसलिए स्टेटस भी हमारी क्रिया है। क्लियर? अब एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। अब अस्तित्व का मतलब ये होता है कि कोई चीज है या नहीं है। जैसे मैंने कह दिया कि इस कमरे में ऑक्सीजन है, मेरे शरीर में 5 लीटर ब्लड है, तो 5 लीटर ब्लड का अस्तित्व पाया जा रहा है। इस कमरे में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के होने की क्रिया है। यानी ये स्टेटस और एग्जिस्टेंस जो कुल मिला जुला कर यदि दोनों की बात करें, तो यह किसी न किसी चीज के होने की बात करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होने की बात है। मैं एक अध्यापक हूं, मेरे अध्यापक होने की बात है। मेरे पिताजी एक किसान या बिजनेसमैन है, तो उनके किसान या बिजनेसमैन होने की बात है। और मैंने कह दिया इस कमरे में 21% ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के होने की बात है। मैंने कह दिया मेरे शरीर में 5 लीटर ब्लड है, तो ब्लड के होने की बात है। कुल मिला मिलाकर अलग अलग तो देखते हैं, लेकिन स्टेटस और एग्जिस्टेंस जो होती हैं वो क्या होती हैं? हिंदी में आप समझेंगे किसी चीज के या किसी वस्तु के किसी रूप में, किसी रंग में, किसी आकार में, किसी प्रकार में होने की बात करता है। यदि वर्तमान में वो चीज वैसा है तो स्टेटस और एग्जिस्टेंस है। तो ये स्टेटस और एग्जिस्टेंस, यानी वर्ब क्या है? एक्शन है, स्टेटस है, एग्जिस्टेंस है। और ध्यान से समझने की बात है, हम स्टेटस और एग्जिस्टेंस को सिंपल प्रेजेंट के तहत पढ़ेंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका अलग होगा। अन्य टीचर जैसे मन पढ़ाएं, किताबें जैसे भी लिखें, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारा तरीका जो है वो प्रयोग पर आधारित है, और मुझे आशा है कि निश्चित है 100% समझ में आएगा। इस बात की टोटल गारंटी और वारंटी दोनों है।
ध्यान दीजिएगा, स्टेटस और एग्जिस्टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट के तहत पढ़ेंगे। एक्शन का मतलब क्रिया, जो क्रिया हम करते हैं। जैसे राहुल दौड़ रहा है तो दौड़ने की एक्शन है, मैं भोजन कर रहा हूं एक्शन है, मैं तुम्हें पीट रहा हूं, भूसा मार रहा हूं तो मारने का एक्शन है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, क्रिकेट खेलने का अपना एक्शन है। ठीक है ना? तो ये जो एक्शन है, इस एक्शन के भी अपने अपने नेचर होते हैं, प्रकृति होते हैं। जैसे मनुष्य के कई प्रकृति होते हैं, कोई बहुत ही शांत प्रकृति का होता है, कोई बड़ा ही झगड़ालू होता है, कोई बड़ा ही प्रेमी प्रकृति का होता है, और कोई बड़ा उदास प्रकृति का होता है, मुंह फुलाए बैठा रहता है। तो इसी तरह से आपके एक्शंस जो होते हैं, यानी जो क्रिया में कार्य आप करते हैं, वो क्या होते हैं, उसके भिन्न भिन्न नेचर होते हैं, नेचर ऑफ एक्शन। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा था कि दो ही चीज आपको किसी टेंस को पढ़ने के लिए, जानने के लिए अनिवार्य है। पहला तो आपकी क्रिया, यानी कोई भी समय होगा उसमें कार्य होगा, और दूसरा टाइम, यानी वो कौन सा समय है जिसमें कार्य हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो वर्ब है उसके क्या है, एक्शन, स्टेटस और एग्जिस्टेंस है। स्टेटस और एग्जिस्टेंस का मतलब किसी चीज का होना, लेकिन एक्शन जो होता है उसके कई नेचर होते हैं, प्रकृति होते हैं। जैसे मनुष्य के भिन्न भिन्न नेचर होते हैं, उसी तरह से एक्शन के भी नेचर होते हैं। यदि कोई क्रिया, ध्यान से समझिएगा, यदि कोई क्रिया हो रही है, लेकिन वह कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें न पता हो, तो जो चीज हमें पता होती है उसे क्या कहते हैं, उसको डिफिनिट कहते हैं, और जो चीज पता ना हो उसे हम इनडेफिनिट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी क्रिया के बारे में हम यह नहीं जान रहे हैं कि वह कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कहां पर होती है, यानी उसके बारे में बहुत सारी चीजें अनिश्चित हो, तो वह क्या हो जाएगी, इनडेफिनिट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यानी एक क्रिया का नेचर होता है इंडेफिनिट प्रकार। जैसे मैंने कह दिया राहुल गाना गाता है। अब सिंपल सी बात है, राहुल गाना गाता है तो कौन सा गाना गाता है, पता है क्या, क्यों गाता है, किसको सुनाता है, भाई उसका कुछ कोई है क्या जिसको सुना रहा है। तो राहुल कब गाता है, कहां गाता है, लैट्रिन में जाकर गाता है, या बाथरूम में जाकर, या छत पर, या स्विमिंग पर बैठकर, इट्स नॉट क्लियर। यानी राहुल कब गाता है, नहीं क्लियर है, क्यों गाता है, नहीं क्लियर है, कैसे गाता है, नहीं क्लियर है, कहां गाता है, नहीं क्लियर है। बस इतना ही क्लियर है कि राहुल गाना गाता है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें पता नहीं। इसका मतलब इस क्रिया में, यानी गाने की क्रिया में इंडेफिनिट नेचर पाया जा रहा है। मैंने कह दिया राहुल गाना गा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके द्वारा गाने की क्रिया लगातार रूप से चल रही है, और जो क्रिया लगातार रूप से चल रही है उसमें कंटिन्यूटी का नेचर है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो लगातार पढ़ा रहा हूं, इसमें कंटिन्यूटी का नेचर है। तो दूसरी क्रिया है कंटिन्यूअस नेचर की। तीसरी क्रिया, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब मेरी क्रिया पूरी हो गई है, तो परफेक्ट नेचर की क्रिया हो जाएगी। राहुल पत्र लिख चुका है, अब एक भी अक्षर बाकी नहीं है, ये परफेक्ट नेचर की क्रिया हो जाएगी। और मैंने कह दिया राहुल 2 घंटों से पत्र लिख रहा है, तो ध्यान समझिएगा, राहुल 2 घंटों से पत्र लिख रहा है, तो 2 घंटवा तो भैया वो पत्रवा लिख लिया है, लेकिन फिर भी पत्र लिखे ही जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, राहुल 2 घंटों से पत्र लिख रहा है। मान लो ये बात मैं तुमको 10 बजे बता रहा हूं, इसका मतलब वो 8 बजे से लिख रहा है, और 8 से लेकर 10 तो वह लिख चुका है, लेकिन अभी भी लिखते ही जा रहा है। राहुल 2 घंटों से पत्र लिख रहा है, इसका मतलब जो लिख लिया है वो तो हो गया परफेक्ट, और जो लिखता जा रहा है उसमें कंटिन्यूटी, यानी ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से हमने देखा कि क्रिया के कुल कितने नेचर होते हैं, यानी एक्शन के 4 नेचर होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप ध्यान से समझने की अब बात है कि मिल गया, हमको सारा मसाला मिल गया है, अब कुछ नहीं करना है। यानी हमको समय मिला, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये हमारे समय मिल गए। और एक्शन के नेचर कितने मिल गए, 4 मिल गए। यानी समय और वर्ब को ही मिला दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टेंस ज्ञात हो जाएगा। यानी हमारा पास्ट टेंस है, और हर एक समय में क्रियाएं तो होंगी ही, इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, क्रियाएं तो जाहिर सी बात है, जब आदिम युग में मनुष्य रहा होगा तो भी क्रियाएं चली होंगी, इस समय चल ही रही हैं, आने वाले समय में चलेंगी। और ये क्रियाएं कितने प्रकार से चलेंगी, इन्हीं 4 प्रकारों से चलेंगी। या तो क्रिया कब कहां कैसे होगा पता नहीं होगा, या तो क्रिया लगातार चलेगी, या तो क्रिया हो चुकी होगी, या तो क्रिया कुछ पूरी है और कुछ अधूरी है। जैसे मैंने कह दिया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको 1 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो 1 घंटा तो मैं पढ़ा लिया हूं, लेकिन अभी भी पढ़ाया जा रहा हूं, तो 1 घंटा जो पढ़ा लिया हूं वो पूरा हो चुका है, और जो पढ़ाया जा रहा हूं कंटिन्यू चल रहा है। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन्हीं 4 नेचर की क्रिया होती हैं। कुल मिला जुला कर
क्रियाओं के नेचर हो गए 4 और समय हो गया 3, यानी टोटल हो गया 12। इसी को हम कहते हैं 12 टेंस। कहते हैं लोग टेंस तो होते हैं 3 प्रकार के, लेकिन समय और एक्शन की क्रियाओं, एक्शन के प्रकार का जो गुणनफल निकल कर आता है वो 12 है। अब एक ऊपर देखेंगे, जैसे प्रेजेंट टेंस मैंने उठा लिया, तो वर्तमान काल में यदि कोई क्रिया इंडेफिनिट प्रकार से चल रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। वर्तमान काल में कोई क्रिया कंटिन्यू चल रही है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। वर्तमान काल में कोई क्रिया चलकर पूरी है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। वर्तमान काल में कोई क्रिया चल भी रही है, थोड़ी अभी चल भी रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। इसी प्रकार के पास्ट टेंस में बीते हुए समय में कोई क्रिया चली थी, कब कहां चली थी नहीं पता है तो पास्ट इंडेफिनिट। कोई क्रिया लगातार चली थी तो पास्ट कंटीन्यूअस। कोई क्रिया पूरी हो गई तो पास्ट परफेक्ट। कोई क्रिया चली थी लेकिन कुछ देर चली थी और कुछ फिर भी चल ही रही थी तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो देखिए, आप देख लीजिए 1 2 3 4, इधर देखिए 5 6 7 8। इसी तरह से फ्यूचर का, यदि वर्तमान आने वाले समय में कोई क्रिया कब कहां कैसे चलेगी नहीं पता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह से फ्यूचर कंटीन्यूअस, इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट, इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी इधर 8 हो गए थे, 9 10 11 12। यानी अब आप पढ़ेंगे कल से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आगे पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन उससे भी पहले सुनिए, उससे भी पहले हम तो ये पढ़ेंगे ना, एक्शन को पढ़ेंगे ना, ये सारी चीजें। उसके पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पहले सिंपल प्रेजेंट में पढ़ेंगे स्टेटस और एग्जिस्टेंस। तो कल का हमारा विषय वस्तु होगा स्टेटस और एग्जिस्टेंस। इस वीडियो को खूब बढ़िया से देखिएगा, शायद ये आधारशिला है, यानी टाइम एंड टेंस की क्या है, आधारशिला है। और कल से हम एक एक करके टेंस के अंदर मूव कर जाएंगे और डेली वीडियो मैं देने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों का जो हमें सहयोग मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, वो बहुत ही अनलिमिटेड मिल रहा है। और इसी तरह से यदि आपका सहयोग और प्यार हमें मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा परिवार बहुत बड़ा होगा। हम कुछ ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, काम को करने में विश्वास करते हैं। मैं काम कर रहा हूं और बोलेंगे तो आप प्रमोटर भी हैं और आप क्रिएटर भी हैं। ये स्टूडियो भी बना है तो बच्चों ने ही बना कर रखा है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। हमारा बस इसी तरह से योगदान है जिस तरह से भोजन में नमक का योगदान होता है, ठीक है ना। बाकी सब कुछ आप ही हैं, हमारा कुछ नहीं है। ये बोर्ड से लेकर मार्कर से लेकर कैमरे तक, लाइटिंग से लेकर सारा कुछ बच्चे किए हैं। इसमें हमारा दूर दूर तक योगदान नहीं है। और यही बच्चे जो हैं सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, हमारे पास है ही क्या, ठीक है ना। तो बस हमारे 3 सेंटर्स जो रन कर रहे हैं वो भी बच्चों की देन है। 2 सेंटर्स तो बच्चे ने स्वयं खोला है, ठीक है ना। तो बस आप लोगों का इसी तरह से प्यार बना रहे, हम आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। हमें भी आनंद आ रहा है यूट्यूब पर आकर पढ़ाकर। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।